नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन। मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र की दमदार कक्षा। साथियों, यूनिट 5 तक हमने अपलोड कर दिया है। आज की क्लास में हम यूनिट 6 पर बात करेंगे, क्लास 6 पर बात करेंगे, इकाई 6 पर बात करेंगे, जिसमें परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में आज चर्चा होगी। साथियों, आज ये जो यूनिट है वो लंबा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो आए आपके लिए, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम 2 वीडियो आप सबके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। साथी जो भी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परिवार, आखिर परिवार क्या होता है, फैमिली क्या होता है। हम परिवार को शिक्षण शास्त्रीय दृष्टिकोण से पढ़ने वाले हैं। परिवार को पढ़ें इसके पहले हमको आपसी संबंध को जानना होगा। संबंध जो है सामाजिक विकास का एक आधारभूत तत्व है, आप सभी जान रहे हैं। बात हो रही है अगर मानव की, बात हो रही है इंसानों की। इंसान बिना संबंध के नहीं रह सकता। अगर हम कहें किसी इंसान को जंगल में रख दिया जाए तो वो जंगल में नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान का ये मानवीय स्वभाव है कि इंसान जो है इंसानों पर, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इंसान को रहने के लिए, बातचीत करने के लिए इंसानों की ही जरूरत पड़ती है, अर्थात वह समाज में ही रह सकता है। इसलिए जो है सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व शुरू हो जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं तो समाज क्या है, तो देखिए, समाज में व्यक्ति समाज के आचार व्यवहार, नियम, प्रमेय आदि को सीखता है। यानी कि समाज में जो व्यक्ति रहता है, चाहे वो बच्चे हो तो बड़ा होकर उसी समाज का हिस्सा बनेंगे, तो वो समाज के आचार विचार को सीखता है, समाज में कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए सीखता है, समाज के रीति रिवाज, तौर तरीकों को सीखता है, पैमानों को, प्रमेयों को सीखता है, और वो सीख करके समाज के विकास में अपनी भागीदारिता भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, शुरू होती है समाजीकरण की। अगर हम पहली पाठशाला कहते हैं तो इसको कहते हैं भाई, परिवार को कहते हैं। यानी कि परिवार से बच्चा समाजीकरण होना शुरू हो जाता है और परिवार में पहले समाजीकरण के गुण सीखेगा। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो समाज में, समाज के लोगों के साथ उठता बैठता है, फिर समाज के साथ वो आपसी संबंध सीखता है। इसलिए सीखने के क्रम में परिवार की भूमिका सर्वोपरि है, अर्थात सर्वाधिक भूमिका या सर्वप्रथम भूमिका परिवार की होती है। ठीक है, चलिए, अब मैंने बार बार कहा परिवार परिवार परिवार, तो आखिर ये परिवार है क्या चीज, आखिर ये फैमिली है क्या चीज। तो देखिए, परिवार यह एक सामाजिक संस्था है। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में। तो परिवार एक सामाजिक संस्था है। मैकाइवर और पेज ने परिवार को निम्न विशेषताओं में उल्लेख किया है। तो मैकाइवर एवं पेज ने इस परिवार की क्या विशेषता बताया है। सबसे पहले तो ये बात याद रखना, परिवार एक सामाजिक संस्था है और मैकाइवर और पेज ने इनकी विशेषताओं को बात किया है। सर्वप्रथम कहा, परिवार में विवाह संबंध बनता है, अर्थात एक परिवार जिसमें वर पक्ष होते हैं, दूसरे परिवार जिसमें वधू पक्ष होते हैं। जब वर और वधू का आपस में विवाह होता है, फिर 2 परिवार आपस में जुड़ते हैं, अर्थात परिवार में विवाह का संबंध हमको देखने को मिलता है। ये परिवार की सर्वप्रथम विशेषता में से एक है। इसके अलावा विवाह का भी एक अलग स्वरूप होता है। भाई, जैसे मैं देवंगन, मोर विवाह के स्वरूप अलग रही, तुमन यादव, तुहर अलग रही, है ना भाई। जैसे कि जो भी है, ठीक है, जो भी संगी संगवारी हमार वीडियो ला देखा तो ही, सबके एक नया नया कुछ न कुछ तरीका रही थे, विवाह के स्वरूप रही थे, है ना। होता क्या है भाई, पति पत्नी एक साथ ही होते हैं, लेकिन उनके रीति रिवाज अलग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, वंश नाम की व्यवस्था। भाई, परिवार में वंश नाम की व्यवस्था होती है। जैसे मान ले, अगर लड़का पक्ष मान ले, जैसे कहना चाहिए गुप्ता लिखते, है ना, लेकिन लड़की मन अग्रवाल है मान ले, तो का हो ही, वो भी गुप्ता बन जाही। काबर,
वंश नाम के भी परंपरा है। अर्थात दूसरे तरीके से अगर मैं बताऊं तो देखो क्या होगा भाई, ये अगर मान ले छोटकन लइका ह यादव परिवार में जन्म ले या फिर देवांगन परिवार में जन्म ले त वह बार जही तब होले वह वही वंश के वही नाम के जाति है ओकर में रही, देवांगन ही कहलाही वह, है ना भाई। तो वंश नाम के व्यवस्था घलो छत्तीसगढ़ में परिवार में विद्यमान है, हमारे भारत में, छत्तीसगढ़ तो नहीं कहो भाई, भारत में, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक व्यवस्था भी है परिवार में, यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। सामान्य निवास होता है, एक निश्चित जगह में निवास करता है कोई भी परिवार, चाहे वो चांपा में निवास करे, चाहे वो जांजगीर में निवास करे, बिलासपुर, रायपुर और आसपास के छोटे मोटे गांव में भी निवास करते हैं, है ना भाई। तो छत्तीसगढ़ पूरा गांव का देश है, भारत गांव का देश है। तो बहुत सारे गांव मिलकर के बनता है जिला, और जिले मिलकर के राज्य बनता है, और राज्य मिलकर के देश बनता है। तो ये सामान्य निवास स्थान होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं परिवार के प्रकार की। आखिर परिवार के क्या क्या प्रकार हैं? तो भारतीय संस्कृति के आधार पर परिवार को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात दो प्रकार के परिवार को बांटा गया है। एक तो होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार जो है नानकन रथे, छोटे परिवार जला कथन, और संयुक्त परिवार जो है बड़े परिवार रथे। हमन दोनों और डिटेल्ड बात करथन। तो सर्वप्रथम एकल परिवार क्या होता है, देखो पति पत्नी और उनके आश्रित अविवाहित बच्चों से मिलकर एकल परिवार की रचना होती है। जैसे मम्मी पापा और ओकर नाना नान दू झन लइका, तो ओई ल कथे एकल परिवार, यानी पति पत्नी और उनके आश्रित अविवाहित बच्चे जेकर लोग लइका माने बिहाव झन हो रहे, है ना भाई। पति पत्नी और ओकर लोग लइका जे मन के बिहाव नहीं हो है ओकर से बनते एकल परिवार, ठीक है। और एकल परिवार सबसे प्रचलित और छोटा स्वरूप कहलाता है। वो आजकल आप मन देखिया लोग लइका बर बिहार होते, लड़की वड़की के शादी तो छोटे परिवार, छोटे पर 2 भाई 3 भाई हवा तेकर बर देत नहीं, है ना। तो सबको आजकल क्या पसंद आ रहा है, एकल परिवार। तो ये स्थिति हो गई है, समझ में आ रहा है। चलिए संयुक्त परिवार की बात करूं उसके पहले मैं एकल परिवार की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। एकल परिवार जो कि छोटा परिवार होता है। अब छोटा परिवार मतलब क्या, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे को शामिल किया गया है छोटा परिवार में। विवाह का एक स्वरूप, अब देखो लोग लड़का के विवाह हो ही तो फिर बड़े परिवार बन गए, अब फिर अलग बिलग रही। तो ये छोटे परिवार की वजह से ना भारतीय संस्कृति में जो अलगाववाद के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, इसी की वजह से। तो विवाह का एक स्वरूप होता है। वंश नाम की व्यवस्था, वही चीजें मैंने जो बताया आपको, माता पिता जिस वंश के हैं, जिस जाति के हैं, बच्चे भी उसी वंश नाम के कहलाएंगे। उनका भी एक सामान्य निवास स्थान होता है, ठीक है। एकल परिवार दो स्वरूप का वर्णन मॉर्डेक ने किया था। मॉर्डेक ने एकल परिवार के दो स्वरूप का वर्णन किया। एक तो कहा था जन्म मूलक परिवार और दूसरा कहा था उन्होंने प्रजनन मूलक परिवार। देखो परिवार को मॉर्डेक ने दो स्वरूप में बताया, एक तो जन्म मूलक परिवार और दूसरा उन्होंने कहा प्रजनन मूलक परिवार, ठीक है। ज्यादा इस पर डिटेल बात नहीं करेंगे, परिवार के अंदर इतना याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। तो कैसे, ऐसे परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ एक ही भवन में रहते हैं, उसे कहा जाता है संयुक्त परिवार। जैसे तुम्हार माता पिता तुम्हार संग रथे, तुम्हार पिताजी के छोटे भाई यानी कि तुम्हार चाचा भी तुम्हार संग है, और तुम्हार पिताजी के बड़े भाई यानी कि तुम्हार बड़े पापा घलाक तुम्हार संग रथे। अब 3 जन हो गिस, तो आई परिवार ला क्या बोलते हैं भाई, संयुक्त परिवार बोलते हैं। यानी जहां पर 3 या 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसे कहा जाता है संयुक्त परिवार। यह भारतीय समाज की एक विशिष्टता है, एक पहचान है।
पहले क्या होता था, भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, लेकिन आज जो एकल परिवार आया है, विदेशी संस्कृति को लोगों ने अपना लिया है, परिवार का विघटन हो रहा है, अलगाववाद की स्थिति आ रही है, परिवार में झगड़े बढ़ रहे हैं और परिवार को छोटा करने के चक्कर में, क्योंकि विदेशी परंपराओं का प्रभाव हमारे देश में पड़ रहा है, जबकि ये तो भारतीय समाज की विशेषता थी आपका संयुक्त परिवार का होना। ठीक है, इसी को लेकर देखो मैक्स मुलर ने संयुक्त परिवार को लेकर कहा कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की विशेषताओं की। तो संयुक्त परिवार की सबसे पहली विशेषता तो वही हो जाएगी, 3 या 3 पीढ़ी के सदस्य जब एक साथ रहते हैं तो वो कहलाता है आपका संयुक्त परिवार। ठीक है, इसमें भी वही चीज है, सामान्य एक निवास स्थान होता है, लेकिन यहाँ पर जो संपत्ति है सम्मिलित हो जाती है। भाई वहां पर अगर 3 पीढ़ी, जैसे मान लो एक परिवार में 3 एकड़ खेत है, तो 3 पीढ़ी अगर वहां पर रह रहे हैं, मतलब वो 9 एकड़ खेत हो जाएगा, है ना। तो जमीन जायदाद संपत्ति एक साथ हो जाती है, तो हमको ये लगने लगता है कि ये लोग बड़े आदमी हैं, लेकिन जब वही परिवार विघटित होता है तो टुकड़ों टुकड़ों में संपत्ति बढ़ जाता है ना। तो सम्मिलित संपत्ति होती है। सहयोग की व्यवस्था, अगर उन परिवारों में किसी को भी कोई समस्या आई, तबीयत खराब हुआ, तो सब जो है सहयोग करने लगते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार की यही सबसे बड़ी अच्छी विशेषता भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होती है और ये इसका जो आकार है बड़ा होता है। ठीक है, और कर्ता का स्थान देखो, इसमें जो बड़ा जो संयुक्त परिवार होता है उसमें एक कर्ता होता है, एक मुखिया होता है, जो उस परिवार के पूरे फैसले उसी मुखिया के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये संयुक्त परिवार में ये गुण होता है। ठीक है, अब चूंकि संयुक्त परिवार की बात हो रही है, तो इस संयुक्त परिवार को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। और कौन कौन से 2 भाग, तो एक तो होता है पितृसत्तात्मक। पितृ मतलब क्या होता है, जहां पर मुखिया पिताजी हो उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है, और मातृसत्तात्मक जहां पर मुखिया मां हो उसे मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक को ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सामाजिक बुराइयों की। अब परिवार रहेगा तो परिवार में कुछ बुराइयां भी रहेंगी। ठीक है, तो आखिर इतने क्या क्या आखिर वो बुराइयां हैं जो परिवार में पाया जाता है, समाज में पाया जाता है। तो समाज में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनकी भूमिका समाज के लिए विघटनकारी है, अर्थात समाज को तोड़ने वाली जिनकी भूमिका होती है, समाज के लिए कह सकते हैं विध्वंसक की भूमिका निभाते हैं। और ऐसे कई सारे बुराइयां हैं जो समाज को तोड़ने का काम करता है। इनमें से आता है बाल विवाह। बाल विवाह यानी लड़के की शादी के उम्र 21 वर्ष और लड़कियों के शादी के उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन उम्र से पहले विवाह कर देना बाल विवाह कहलाता है। और उम्र के पहले विवाह करने के पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, और कई सारे रीजन में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, इनको पहले समझ लीजिए। बुराइयों में, सामाजिक बुराइयों में बाल विवाह आता है, दहेज प्रथा आता है, बाल श्रम आता है, चोरी करना आता है, दुर्व्यसन जैसे नशाखोरी, नशे की लत, जो कि समाज में आज बहुत ज्यादा फैला हुआ है। चलिए एक एक करके हम इनकी बात कर लेंगे। सर्वप्रथम बात करता हूं बाल विवाह की। तो वयस्क होने से पूर्व स्त्री या पुरुष का विवाह कर देना बाल विवाह कहलाता है, अर्थात लड़की को 18 साल से पहले विवाह कर देना और लड़के की विवाह 21 वर्ष से पहले कर देना बाल विवाह की श्रेणी में आता है। भारत में इनका प्रचलन बहुत ज्यादा है। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया में 40% जो विवाह है, बाल विवाह, अकेले भारत देश में होता है। यानी कि 100% में से 40% जो बाल विवाह है हमारे भारत देश में ही होता है। और सबसे ज्यादा बाल विवाह 82% आपके जो है राजस्थान में देखने को मिलते हैं। देखना अक्सर राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है। और
आखिर बाल विवाह क्यों कर दिया जाता है? छोटे उम्र में नानकन उम्र में विवाह काबर कर देथन? तो एक कई सारे रीजन। एक तो पहला होता है गरीबी की वजह से। गरीबी की वजह से जल्दी विवाह कर देते हैं ताकि शादी ब्याह के बाद लड़का कमाई जल्दी करके। अशिक्षा, लोग शिक्षित नहीं हैं, शिक्षा का अभाव है, जिसके वजह से भी जल्दी शादी कर दिया जाता है। इसके अलावा लिंग भेद, लिंग भेद है, अर्थात लड़के और लड़कियों में भेद किया जाने लगा है, जिसके वजह से भी जो है जल्दी विवाह कर दिया जा रहा है। इसके अलावा अलर्टनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, जागरूकता के अभाव में भी आजकल जो है जल्दी विवाह कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ कई समाज में तो इसको एक धार्मिक प्रथा माना जा रहा है, एक रूढ़िवादी प्रथा मानी जा रही है, जिसके वजह से जल्दी विवाह कर दिया जाता है। अब इसको बाल विवाह को कैसे रोका जाए, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? तो बाल विवाह को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कई सारे कानून बनाए गए हैं, जिसमें पहले आते हैं बाल विवाह निवारण कानून। बाल विवाह निवारण कानून जो कि 1978 में बना है, और इसी के तहत जो लड़कियों की शादी 18 वर्ष और लड़कों की शादी 21 वर्ष किया गया है। ठीक है। दूसरा आता है नेशनल प्लान फॉर चिल्ड्रन, जो कि 2005 में बना है। याद रखते जाना भाई, एकदम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। नेशनल प्लान फॉर चिल्ड्रन 2005 में। इसके अलावा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बना है, और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बना है। इसको भी बाल विवाह को रोकने के लिए इसको भी याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा जो सामाजिक बुराई है, वो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा भी समाज में बहुत बढ़ा हुआ है। हर समाज का ये एक कहना चाहिए बुराई है। विवाह के अवसर पर वधु पक्ष यानी कि लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को दिया जाने वाला उपहार ही क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। जो गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है, गाड़ी, मोटर, बर्तन, भाड़ा, वो सब आपके दहेज के अंदर आता है। और कुछ समाज में, कुछ जाति वर्ग में तो ऐसी भी परंपरा विद्यमान है साथियों, जिसमें लड़का पक्ष के द्वारा मुंह मांगा रकम लिया जाता है। यानी कि मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक बंगला चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक बाइक चाहिए, इस तरह से मांग रखा जाता है। मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, तो मांग किया जाता है। ये भी जो है आजकल समाज में देखने को मिल रहा है। लंबे समय से भारतीय समाज में यही परंपरा रही है दहेज प्रथा की, जो कहीं न कहीं आज भी दहेज प्रथा की समस्या विद्यमान है। भले ही बाल विवाह वाले को अब बहुत हद तक उस पर रोक लग गई है, लेकिन दहेज प्रथा की समस्या आज भी अनवरत जारी है, और इस पर सरकार को गंभीर और ठोस कदम उठाने की जरूरत लगता है। आखिर लोग दहेज क्यों लेते हैं? तो दहेज प्रथा के कई सारे कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो गरीबी, अर्थात गरीबी होती है, जिसमें लोग ये सोचते हैं कि मैं दहेज लूंगा तो 4 पैसे की मेरे घर में आवक होगी, या फिर मेरे घर में जो जरूरत की सामान है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, अलमारी हो, बाइक हो, कार हो, घर हो, धन दौलत हो, तो उनकी कमी पूरी होगी और मेरी गरीबी कम हो सकती है। ये भी वजह है कि लोग जो है दहेज ले रहे हैं। इसके अलावा अतीत में महिलाओं की निम्न स्थिति, आज जो है महिलाओं की स्थिति के वजह से, जैसे गरीब, जैसे दान कहना चाहिए, दहेज नहीं देवे तो तोर बेटी बिहार नहीं होए, ये तरीके से कई प्रकार की सोच है। इसमें क्या है, गरीब वर्ग जो है पिसता जाता है। लिंगानुपात में भी असंतुलन है, इसलिए आज जो है लड़कियों की संख्या जैसे लड़कों के कंपेयर में कम हुआ था, तो मारामारी की स्थिति, लड़कियों की संख्या अब बढ़ रही है। तो लिंगानुपात भी एक बड़ी वजह है, जिसके वजह से ये जो दहेज प्रथा आज समाज में बहुत बड़े दानव के रूप में विद्यमान हो गया है। समाजीकरण प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जब शादी होती है ना, अगले दिन मोहल्ले गांव के समाज के लोग आते हैं, काय काय मिली सोला दहेज में, कार आएगा, ओकर घर बाइक आएगा दहेज में, इस तरह की सोच आ गई है। अर्थात
समाज में लोग प्रतिष्ठा के लिए भी आज दहेज ले दे रहे हैं। ये कहा जाता है कि दहेज अच्छा लोगे सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो इस तरह की जो मानसिकता, इस तरह की जो सोच है आज समाज में, समाज के लोगों के बीच में, अर्थात लोगों में रूढ़िवादी मानसिकता आ गई है। और यही रूढ़िवादी जो मानसिकता है वही जो है दहेज प्रथा जैसे कुरीति को और बढ़ावा देता है। दुष्परिणाम की बात कर लो, देखो क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दहेज लेने से स्त्री पुरुष के सम्मान में कमी आएगी। भाई आपने दहेज दिया, आप जिस घर में गए हो, आपने अगर दहेज दिया, अगर वो दहेज से संतुष्ट नहीं है या लालच और बढ़ेगी तो आपकी बेटी को तंग किया जाएगा कि और पैसा ला, 10 लाख और ला, 5 लाख और ला, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है। तो इस तरह से स्त्री के या पुरुष के सम्मान भी कम होता है। भाई सम्मान कैसे पुरुष का, अब स्त्री का तो मैंने बता दिया, पुरुष का सम्मान कैसे कम होगा। देखो है फलाना ला दहेज नहीं मिलेगा गया एको दाना, ऐसे टाइप के। अब यही मानसिकता आज दुष्परिणाम है जो कि दहेज प्रथा को और बढ़ावा दे रहा है। इसी तरह से लड़कियों का अविवाहित रह जाना, जो गरीब वर्ग में हैं, जिनकी बेटियां शादी के लायक हो गई हैं, वो दहेज के अभाव में अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते, जिसके वजह से उनकी बेटी की उम्र बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि दहेज के अभाव, गरीबी के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है। बेमेल विवाह को बढ़ावा, आज जो है बेमेल विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्थात गरीब अमीर, अमीर गरीब, इस तरह से जोड़ भी नहीं है। जैसे एक गरीब है ओकर बेटी सुंदर है तो वो कहते मैं अपन हेला नौकरी हाज बदहा, अपन स्थिति, अपन स्तर, अपन सामाजिक जो परिस्थिति है तोर घर के परिस्थिति ला देख ले, ओकर बाद में काबर बराबर के साथ यदि रिश्ता होता है दोस्तों तो हमेशा रिश्ता सम्मान से चलता है। लेकिन हम गरीब हैं, हमारी बेटी को बड़े घर में देंगे, ये जो सोच है यही बेमेल विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे क्या होता है हम जो है ज्यादा से ज्यादा दहेज देंगे ताकि मेरी बेटी बड़े घर में जा रही है तो उनको सम्मान मिल सके। तो ये सोच भी आज जो है दहेज प्रथा को और बढ़ा रहा है। इसके अलावा भ्रूण हत्या, अगर पेट में लड़की है बोला मार दे थे, भ्रूण हत्या, हालांकि अब जो है इसमें कमी आई है। इसके अलावा ऋणग्रस्तता, देखो ऋणग्रस्तता मतलब क्या है, ऋण से ग्रस्त। आज जो है जैसे लड़का पक्ष वाला कर्जदार है, मान लो करो बेटी रिसो ही, बहनी रिसो ही, बोला बिहार कर दी तब कर्जा हो गए तो अपन बेटा के बिहार करे तो वो कर्जा छूटे बा जबरन के दहेज मांगा थे। तो ये भी है, आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गरीबी फैली हुई है, जिसके वजह से लोग दहेज लेना और देना अच्छा समझने लगे हैं। तो ये परिस्थिति है, आज दहेज प्रथा भयानक होती जा रही है। अब इस दहेज प्रथा को आखिर रोका कैसे जाए, तो देखिए दहेज प्रथा को रोकने के लिए, दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के तरफ से कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें से दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बना है। घरेलू हिंसा, अगर कोई किसी के साथ, किसी महिला के साथ मारपीट करता है तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आप यूज कर सकते हो। लेकिन दुख की बात तो ये है, शर्म की बात तो ये है कि जो आज घरेलू हिंसा अधिनियम है उसमें केवल महिलाओं का ही सुना जाता है, जबकि आज अगर हम सर्वे देखें तो महिलाओं से ज़्यादा पुरुष वर्ग इस घरेलू हिंसा के चपेट में आ गए हैं। लेकिन आज का कानून केवल महिलाओं के लिए बना हुआ है, महिलाओं के हित के लिए बना हुआ है, जिसका फायदा कई सारे आज उठा रहे हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है साथियों, जिस पर चिंता करने की जरूरत है। फिलहाल हम सामाजिक बुराइयों पर चर्चा कर रहे हैं, न कि हम समाज को बदलने का प्रयास। लेकिन हम मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हैं। आप कोशिश करो कि समाज में बदलाव ला सको, आप कोशिश करो कि दहेज बिल्कुल ना लो, क्योंकि इसी तरह से हम जो है बदलाव ला सकते हैं और बदलाव लाना भी बेहद ज़रूरी है दोस्तों।
चलिए इस सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था ये यूनिट 2 पार्ट में आएगी। ठीक है, सामाजिक बुराइयों में जितनी भी बुराइयां हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा, पार्ट 2 आएगी इसका। आप उसमें जो है सामाजिक बुराई को और बेहतर तरीके से, जितने भी शेष बचे हुए बुराइयां हैं मैं उस पर भी बात करूंगा, नशा से संबंधित भी चर्चा हम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।